नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करते हुए विपणन सत्र 2022-23 की रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की। सरकार ने कपड़ा क्षेत्र में 7.5 लाख से अधिक लोगों के लिए रोजगार सृजन करने के वास्ते उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने भारतीय वायुसेना के लिए 56 मालवाहक विमानों की खरीद की मंजूरी दी। अफगानिस्तान पर भारत और रूस के बीच उच्च स्तरीय वार्ता नई दिल्ली में हुई। अफगानिस्तान की स्थिति, आतंकवादी गुटों की गतिविधियां और क्षेत्रीय देशों की भूमिका की समीक्षा की गई। केंद्र ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में महिलाओं की भर्ती की अनुमति देने का फैसला लिया। देश भर में अब तक 70 करोड़ 75 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.48% हुई। केरल के कोझिकोड में निपा संक्रमण के 16 और नमूने नेगेटिव पाए गए। असम में जोरहाट जिले के निमाती घाट के पास ब्रह्मपुत्र नदी में नाव डूबने की घटना के बाद बचाव कार्य जारी। अब तक 100 से अधिक लोगों को बचाया गया। और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पैरालंपिक खेलों के पदक विजेताओं को सम्मानित किया। समाचार संध्या में दिव्या तोमर के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकले और सुरक्षा के 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने 2022-23 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। मसूर, रेपसीड और सरसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 400 रुपये प्रति क्विंटल, चना पर 130 रुपये और कुसुम पर 114 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 40 रुपये बढ़ाकर 2015 रुपये प्रति क्विंटल और जौ का 35 रुपये बढ़ाकर 1635 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। इस फैसले से किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित होगा। ये वृद्धि केंद्रीय बजट 2018-19 की घोषणा के अनुरूप है, जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य को राष्ट्रीय स्तर पर औसत उत्पादन लागत का 1.5 गुना तय करने की घोषणा की गई थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कपड़ा क्षेत्र के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत 5 वर्षों में 10,683 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। वस्त्र मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में बताया कि इस फैसले से गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा लाभान्वित होंगे। श्री गोयल ने कहा कि इससे क्षेत्र में 7.5 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे अधिक रोजगार प्रोवाइड करता है। टेक्सटाइल सेक्टर का योगदान रहा है भारत की अर्थव्यवस्था में। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत बड़े रूप में भारत भी मैनमेड फाइबर्स के फैब्रिक में, उसके गारमेंट्स में भी अपना योगदान दे पाए, उसके लिए विशेषकर ये पीएलआई स्कीम मंजूरी की गई है। 10,683 करोड़ रुपए इसमें इंसेंटिव के रूप में प्रोडक्शन के ऊपर दिए जाएंगे। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना से हस्तनिर्मित अधिक मूल्य वाले कपड़ों और तैयार वस्त्रों के उत्पादन को काफी बढ़ावा मिलेगा। प्रोत्साहन संबंधी व्यवस्था इस तरह से तैयार की गई है जिससे उद्योग इस तरह के कपड़ों के उत्पादन के लिए निवेश आकर्षित कर सकेंगे। ऐसे में तेजी से उभरते अधिक मूल्य वाले हस्तनिर्मित कपड़ों की उत्पादन गतिविधियां तेज होंगी। वस्त्र राज्य मंत्री दर्शना जरदोश ने आकाशवाणी को बताया कि अगले 5 वर्षों की अवधि में वस्त्र उद्योग में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना से 19,000 करोड़ रुपए से भी अधिक के नए निवेश का अनुमान है। इससे 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का अतिरिक्त कारोबार भी होगा।
अंदाजन 5 साल में ये स्कीम के तरह 90,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, 3 लाख करोड़ से ज्यादा प्रोडक्शन और 7.5 लाख से ज्यादा रोजगारी की तक पैदा करेगा। और ये स्कीम के कारण मैनमेड फाइबर, एपरल और टेक्निकल टेक्सटाइल में प्रोडक्शन और ज्यादा होगा। और मैन्युफैक्चर सेक्टर के साथ साथ इसमें एक्सपोर्ट प्रमोशन है, उनको सबसे ज्यादा इसमें लाभ मिलेगा। मंत्रिमंडल ने भारतीय वायुसेना के लिए 56 C-295 MW परिवहन विमानों की खरीद की मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति ने मेसर्स एयरबेस डिफेंस और स्पेस एसए स्पेन से इन्हें खरीदने की स्वीकृति दी है। C-295 MW परिवहन विमान 5 से 10 टन वजन लाने ले जाने में सक्षम है। आधुनिक टेक्नोलॉजी वाला ये विमान भारतीय वायुसेना के पुराने एवरो विमान का स्थान लेगा। इस विमान में तुरंत कार्रवाई और सैनिकों तथा कार्गो की पैरा ड्रॉपिंग के लिए एक रेयर रैंप द्वार है। अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के 48 महीने के अंदर स्पेन से 16 विमान प्राप्त होंगे। टाटा कंसोर्टियम अनुबंध के बाद 10 साल के अंदर ऐसे 40 विमानों का विनिर्माण करेगी। ये ऐसी पहली परियोजना है जिसमें भारत की एक निजी कंपनी सैन्य विमान का विनिर्माण करेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जनरल निकोलाई पात्रुशेव ने आज नई दिल्ली में अफगानिस्तान के बारे में उच्च स्तरीय बातचीत की। भारत की यात्रा पर आए रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने बाद में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने ट्वीट कर बताया कि अफगानिस्तान के बारे में उपयोगी बातचीत हुई है। रूस के सुरक्षा सलाहकार ने आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की है। सूत्रों के अनुसार दोनों देशों ने अफगानिस्तान की राजनीतिक सुरक्षा संबंधी तथा मानवीय स्थिति, जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा की आतंकी गतिविधियों, नशीले पदार्थों से उत्पन्न खतरों और क्षेत्रों के देशों की भूमिका पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने वर्तमान और भावी खतरों से निपटने में भारत रूस सहयोग और संकट से जूझ रहे अफगानिस्तान को सहायता दिए जाने के उपायों पर भी चर्चा की। अमेरिकी सेनाओं के अफगानिस्तान छोड़कर जाने और तालिबान के सत्ता पर कब्जा करने से उत्पन्न परिस्थितियों के बारे में विचार विमर्श किया गया। उन्होंने अफगानिस्तान में राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग बढ़ाने के बारे में भी बातचीत की। पिछले महीने की 24 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत के बाद दोनों देशों द्वारा शिष्टमंडलीय विचार विमर्श का आयोजन किया गया है। अफगानिस्तान में तालिबान ने नई कार्यवाहक सरकार की घोषणा कर दी है। अंतरिम मंत्रिमंडल में मुल्ला हसन आखुंद नई सरकार के कार्यवाहक प्रधानमंत्री होंगे। मंत्रिमंडल में कोई भी महिला सदस्य नहीं है। आखुंद पिछले 20 साल से अमरीका और सैन्य बलों पर हमलों में शामिल सामूहिक नेतृत्व परिषद के अध्यक्ष थे। तालिबान प्रवक्ता ने बताया कि जल्द ही मंत्रिमंडल में नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। राजनीतिक कार्यालय समूह के प्रमुख मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और मुल्ला अब्दुल सलाम हनफी को उप प्रधानमंत्री बनाया गया है। कुख्यात हक्कानी नेटवर्क का प्रमुख सिराजुद्दीन हक्कानी को गृह मंत्री बनाया गया है। चीन ने आज कहा कि अफगानिस्तान में तालिबान द्वारा घोषित की गई नई अंतरिम सरकार वहां से अमरीकी सैनिकों की वापसी से उत्पन्न अराजकता को समाप्त करेगी। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने पेइचिंग में मीडिया से बातचीत में व्यवस्था बहाल करने के लिए अंतरिम सरकार की घोषणा को आवश्यक कदम बताया। हालांकि उन्होंने अपने देश के इस पक्ष को दोहराया कि अफगानिस्तान के आतंकी समूह को व्यापक राजनीतिक ढांचा बनाना चाहिए और विवेकपूर्ण तथा संयत स्वदेशी और विदेशी नीति का पालन करना चाहिए।
केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय को सूचित किया है कि उसने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में महिलाओं को प्रवेश देने का निर्णय लिया है। सरकार ने कहा कि अब ये निर्णय सशस्त्र बलों के साथ परामर्श के बाद किया गया है। न्यायालय ने 18 अगस्त को फैसला सुनाया था कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दी जानी चाहिए। इस फैसले से महिलाओं के लिए तीनों सेनाओं में स्थायी कमीशन हासिल करने के अवसर खुल जाएंगे। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 70 करोड़ 75 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 78,47,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। मंत्रालय ने बताया कि कल 39,114 रोगी स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने की दर 97.48% हो गई है। कल 37,875 नए कोविड मरीजों की पुष्टि हुई। वर्तमान में करीब 3,91,000 रोगियों का उपचार चल रहा है। अब तक लगभग 53 करोड़ 49 लाख कोविड जांच की गई हैं। मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन संयंत्र लगाने का काम तेजी से किया जा रहा है। राज्य में लगाए जा रहे 190 ऑक्सीजन संयंत्रों में से 88 ने काम करना शुरू कर दिया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इन 88 संयंत्रों की ऑक्सीजन क्षमता 45,890 लीटर प्रति मिनट है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश अब मेडिकल ऑक्सीजन के लिए आत्मनिर्भर है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य में स्थापित किए जा रहे 190 ऑक्सीजन संयंत्रों में से 102 संयंत्र केंद्र सरकार के सहयोग से स्थापित किए जा रहे हैं। सभी 190 प्लांट सितंबर के अंत तक क्रियाशील हो जाएंगे। इस बीच कल राज्य में 11 नए मामले सामने आए हैं, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या 127 है। वहीं अब तक 4 करोड़ 94 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करते हुए विपणन सत्र 2022-23 की रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की। सरकार ने कपड़ा क्षेत्र में 7.5 लाख से अधिक लोगों के रोजगार सृजन के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने भारतीय वायुसेना के लिए 56 मालवाहक विमानों की खरीद की मंजूरी दी। अफगानिस्तान पर भारत और रूस के बीच उच्च स्तरीय वार्ता नई दिल्ली में हुई। अफगानिस्तान की स्थिति, आतंकवादी संगठनों की गतिविधियां और क्षेत्रीय देशों की भूमिका की समीक्षा की गई। केंद्र ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में महिलाओं की भर्ती की अनुमति देने का फैसला लिया। देश भर में अब तक 70 करोड़ 75 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.48% हुई। केरल के कोझिकोड में निपा संक्रमण के 16 और नमूने नेगेटिव पाए गए। असम में जोरहाट जिले के निमाती घाट के पास ब्रह्मपुत्र नदी में नाव डूबने की घटना के बाद बचाव कार्य जारी। अब तक 100 से अधिक लोगों को बचाया गया। और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पैरालंपिक खेलों के पदक विजेताओं को सम्मानित किया। कोविड-19 से बचाव के आसान उपाय: मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं, चेहरा साफ रखें और टीका जरूर लगवाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के संगठन ब्रिक्स के 13वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। वर्चुअल माध्यम से आयोजित इस सम्मेलन का विषय है ब्रिक्स एट 15, निरंतरता, समेकन और आम सहमति के लिए अंतर ब्रिक्स सहयोग। भारत ने सम्मेलन के लिए 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की है। ये हैं बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार, आतंकवाद का मुकाबला, डिजिटल और तकनीकी साधनों का उपयोग और लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा देना। एक रिपोर्ट। शिखर बैठक में ब्रिक्स देशों के नेतागण कोविड-19 महामारी के प्रभाव और अन्य वर्तमान वैश्विक तथा क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। इस बैठक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और ब्राजील के राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स शिखर बैठक की दूसरी बार अध्यक्षता करेंगे। इससे पहले उन्होंने 2016 में गोवा शिखर बैठक की अध्यक्षता की थी। इस वर्ष भारत ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता ब्रिक्स की 15वीं वर्षगांठ के अवसर पर कर रहा है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष मार्कोस थ्रोइजो, ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल के कार्यवाहक अध्यक्ष ओंकार कंवर,
ब्रिक्स विमेन बिजनेस अलायंस के कार्यवाहक अध्यक्ष डॉक्टर संगीता रेड्डी शिखर बैठक के दौरान इस वर्ष के निष्कर्षों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में रक्षा विशेषज्ञ और सोसाइटी फॉर पॉलिसी स्टडीज के निदेशक उदय भास्कर ने बताया कि अफगानिस्तान में चल रहे घटनाक्रम को देखते हुए ये शिखर सम्मेलन महत्वपूर्ण है। मैं ब्रिक्स का मीटिंग काफी अहम मानता हूं। अगर इस वक्त विश्व के सामने चुनौती है तो वो है दहशतगर्दी और तालिबान उसका एक चिन्ह है। तो देखना है कि जहां तक चीन और रूस की जो रवैया है कि दहशतगर्दी के बारे में हमने चेतावनी दिया है कि वो उसको स्वीकार करेंगे कि नहीं, क्योंकि विडंबना ये है कि चीन और रूस अपने आप तालिबान के साथ वो काफी चिंतित है कि उनके देश में ये जिहादी दहशतगर्दी किसी प्रकार से प्रभावित ना हो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अलीगढ़ में बनने वाला राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय नगर के विकास की धुरी बनेगा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 14 तारीख को विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे। इसी दिन प्रधानमंत्री रक्षा गलियारे के अलीगढ़ नोड की भी शुरूआत करेंगे। इस नए विश्वविद्यालय के साथ अलीगढ़, कासगंज, एटा और हाथरस जिले के लगभग 400 डिग्री कॉलेजों को संबद्ध किया जाएगा। केरल के कोझिकोड में निपा वायरस के लक्षण वाले जिन 16 लोगों की जांच की गई थी उनमें संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई है। अब तक 46 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से किसी में भी संक्रमण नहीं पाया गया। राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीणा जॉर्ज ने आज पत्रकारों को बताया कि घर घर जाकर सर्वेक्षण किया जा रहा है। कोझिकोड में अब तक 4,995 परिवारों का सर्वे किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि जांच के लिए पशुपालन विभाग की ओर से इकट्ठा किए गए सभी नमूने पुणे स्थित राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान को भेजे गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि निपा संक्रमण की वजह से कोझिकोड तालुका में कोविड टीकाकरण अभियान रोक दिया गया था। निपा कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य सभी स्थानों पर ये कल से दोबारा शुरू हो जाएगा। असम में जोरहाट जिले के निमाती घाट के पास ब्रह्मपुत्र नदी में एक नौका के पलट जाने के बाद बचाव कार्य जारी है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जीडी त्रिपाठी ने बताया कि ये दुर्घटना एक नौका और एक स्वचालित नाव के आपस में टकराने से हुई। उन्होंने बताया कि जोरहाट और माजुली जिला प्रशासन, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल की मदद से बचाव अभियान चलाया जा रहा है। श्री त्रिपाठी ने बताया कि नौका में 120 यात्री थे। 100 से अधिक लोगों को बचा लिया गया है और 15 लोगों के लापता होने की आशंका है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने खेल मंत्री बिमल बोराह को तुरंत घटनास्थल पर जाने का निर्देश दिया है। श्री शर्मा कल निमाती घाट का दौरा करेंगे। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इस दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम की नौका दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि यात्रियों को बचाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने असम की नौका दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। श्री शाह ने ट्वीट कर बताया कि उन्होंने इस दुर्घटना के बारे में असम के मुख्यमंत्री से बातचीत की है। उन्होंने बताया कि राज्य प्रशासन लोगों को बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आकाशवाणी समाचार स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े स्वाधीनता सेनानियों पर कार्यक्रम वीर गाथा प्रसारित कर रहा है। हमारे परिक्रमा कार्यक्रम में बृहस्पतिवार को शाम 4:45 बजे इसका प्रसारण किया जाता है। आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम परिक्रमा में 9 सितंबर गुरुवार को शाम 4:45 पर सुनिए देश की आजादी की लड़ाई में अपना अमूल्य योगदान देने वाले बिहार के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही कुंवर सिंह की वीर गाथा। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग एक राष्ट्र का जन्म।
भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी आपके लिए रोजाना ला रही है इस शानदार संघर्ष की झलक। आज ही के दिन 1897 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक पर राजद्रोह के आरोप लगाए गए थे। आरोप थे कि उन्होंने अपने मराठी अखबार केसरी में ब्रिटिश शासन की आलोचना की थी। ये भारत के राजनीतिक इतिहास में महत्वपूर्ण पल था क्योंकि इसने राजनीतिक मुकदमों के व्यापक परिदृश्य में असहमति को आपराधिक रूप दे दिया था। तिलक पर 2 लेख प्रकाशित करने का आरोप था। इनमें एक कविता थी शिवाजी के उद्गार और दूसरी जून 1897 में शिवाजी महोत्सव के बारे में अहस्ताक्षरित रिपोर्ट थी जो तिलक ने लिखी थी। 1897 में चापेकर बंधुओं ने 2 अंग्रेज अधिकारियों को गोली मार दी। इनमें एक पूना के कलेक्टर रैंड थे जिन्हें प्लेग से निपटने के उपायों की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और दूसरा युवा सैन्य अधिकारी था। इस घटना ने यूरोपीय लोगों में और भारत की ब्रिटिश सरकार में गहरा रोष पैदा कर दिया। ये कहा गया कि 2 अधिकारियों की हत्या तिलक के भड़काऊ भाषणों और लेखों का प्रत्यक्ष परिणाम थी। केसरी में छपे 2 लेखों की सरकारी पक्ष द्वारा संकीर्ण कानूनी व्याख्या केवल असंतोष की भावनाएं भड़काने तक सीमित थी। दिन की मुकदमेबाजी के बाद ज्यूरी ने तिलक को दोषी ठहराया और उन्हें 18 महीने के कारावास की सजा सुनाई। ऐसा तीसरी बार हुआ था जब तिलक को अंग्रेजों ने राजद्रोह कानून के तहत जेल भेजा। जब राष्ट्रवादियों ने औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध युद्ध का बिगुल फूंका तो आध्यात्मिक लोगों ने भारतीयों का नैतिक उत्साह बढ़ाया और पश्चिमी जगत को हिंदुत्व की महान विचारधारा के बारे में बताया। इस प्रकार भारत के स्वाधीनता संघर्ष को दुनिया भर से समर्थन मिला। ऐसे ही एक आध्यात्मिक हस्ती थे स्वामी अभेदानंद। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1866 को हुआ था। वे स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। स्वामी विवेकानंद ने स्वामी अभेदानंद को अमेरिका भेजा। वे न्यूयॉर्क की वेदांत सोसाइटी के प्रमुख के रूप में 1897 में अमेरिका गए। उन्होंने वहां वेदांत का संदेश और अपने गुरु की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया। करीब 25 साल तक उन्होंने अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, जापान और हांगकांग की यात्रा की। वे होनोलुलु में पैन पैसिफिक एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के बाद 1922 में भारत लौट आए। स्वामी अभेदानंद ने नंगे पांव हिमालय को पार किया और तिब्बत पहुंचे। वहां उन्होंने तिब्बती बौद्ध धर्म का अध्ययन किया। 8 सितंबर 1939 को स्वामी अभेदानंद का निधन हो गया, लेकिन उनकी आध्यात्मिक शिक्षाएं आध्यात्म के मार्ग पर लोगों का मार्गदर्शन करती रहीं। आज फिरोज गांधी की पुण्यतिथि भी है, जो स्वाधीनता सेनानी, पत्रकार और सांसद भी थे। उनका जन्म 12 सितंबर 1912 को पारसी परिवार में हुआ था। उन्होंने भारत के स्वाधीनता संघर्ष में शामिल होने के लिए पढ़ाई छोड़ दी। उन्हें लाल बहादुर शास्त्री के साथ 1930 में जेल भेजा गया। वे 19 महीने फैजाबाद जेल में कैद रहे। रिहाई के बाद शीघ्र ही उन्हें 1932 में और फिर 1933 में कारावास भेजा गया। फिरोज गांधी ने 1942 में इंदिरा गांधी से विवाह किया। उनके विवाह को अभी 6 महीने भी नहीं हुए थे कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दोनों को अगस्त 1942 में गिरफ्तार कर लिया गया। संसदीय कार्यवाही के बारे में रिपोर्ट करने की पहले अनुमति तो थी, लेकिन ऐसी कार्यवाही को प्रकाशित नहीं किया जा सकता था। 1956 में फिरोज के प्राइवेट मेंबर बिल के कारण ही मीडिया के लिए संसद की कार्यवाही की रिपोर्ट करना संभव हो सका। 1960 में दिल्ली में
फिरोज का देहांत हो गया। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। आकाशवाणी समाचार सुनते रहें और आजादी का अमृत महोत्सव में हमारे साथ शामिल रहें। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर। आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल amritmahotsavquiz@gmail.com पर अपने जवाब भेज सकते हैं। जवाब के साथ आप अपना नाम, पता और फोन नंबर भी भेजिए ताकि विजेता बनने पर हम आपसे संपर्क कर सकें। विजेता का चुनाव ईमेल पर मिले सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। दुनिया रंग बिरंगी, खट्टे मीठे रसीले समाचारों का सतरंगी खजाना आकाशवाणी पर। खबरें होंगी हटकर, जानेंगे कुछ अलग, हंसेंगे खुलकर, करेंगे सजग। सुनना न भूलें सोमवार और मंगलवार 8 सवेरे तथा शनिवार और रविवार कार्यक्रम परिक्रमा में। ये आकाशवाणी है। टोक्यो पैरालंपिक 2020 के पदक विजेताओं को आज शाम नई दिल्ली में एक समारोह में सम्मानित किया गया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक और कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने इन पदक विजेताओं को सम्मानित किया। इस अवसर पर श्री ठाकुर ने कहा कि भारतीय दल ने 19 पदक जीतकर देश को गौरवान्वित किया है। न आप रुके, न रुकी आपके हौसलों की उड़ान। संघर्ष के इन 19 मेडलों पर पूरा देश कर रहा अभिमान, पूरा देश कर रहा अभिमान। Last time the contingent size was just 19 athletes and this time they have won 19 medals. The achievement is historic. और अब एक नजर कल के मौसम के पूर्वानुमान पर। सबसे पहले 4 महानगरों का मौसम। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर, जम्मू तथा गिलगित, मुजफ्फराबाद और लेह में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं और धूल भरी आंधी या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। गुवाहाटी, इम्फाल, शिलंग, आइजॉल, कोहिमा, गंगटोक, ईटानगर और अगरतला में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे या 1 या 2 बार गरज के साथ बारिश हो सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करते हुए विपणन सत्र 2022-23 की रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की। सरकार ने कपड़ा क्षेत्र में 7.5 लाख से अधिक लोगों के लिए रोजगार सृजन के वास्ते उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने भारतीय वायुसेना के लिए 56 मालवाहक विमानों की खरीद की मंजूरी दी। अफगानिस्तान पर भारत और रूस के बीच उच्च स्तरीय वार्ता नई दिल्ली में हुई। अफगानिस्तान की स्थिति, आतंकवादी गुटों की गतिविधियां और क्षेत्रीय देशों की भूमिका की समीक्षा की गई। केंद्र ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में महिलाओं की भर्ती की अनुमति देने का फैसला लिया। देश भर में अब तक 70 करोड़ 75 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.48% हुई। केरल के कोझिकोड में निपा संक्रमण के 16 और नमूने नेगेटिव पाए गए। असम में जोरहाट जिले के निमाती घाट के पास ब्रह्मपुत्र नदी में नाव डूबने की घटना के बाद बचाव कार्य जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।